Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers and welcome to my To Me Library channel. Viewers, in this lecture number 4 में हम समझेंगे गेम प्रोग्रामिंग के बारे में कि एक्चुअल में यूनिटी में कैसे गेम प्रोग्रामिंग करते हैं एंड क्यूब रनर गेम में प्लेयर गेम ऑब्जेक्ट क्यूब को मूवमेंट भी प्रोवाइड करवाएंगे, वो भी विद द हेल्प ऑफ गेम प्रोग्रामिंग। और यूनिटी में गेम प्रोग्रामिंग के लिए C# लैंग्वेज को यूज़ करेंगे। ओके, सो लेट्स बिगिन। तो देखें, यूनिटी में गेम प्रोग्रामिंग करने के लिए स्क्रिप्ट क्रिएट करते हैं। तो स्क्रिप्ट को समझें कि कैसे क्रिएट करते हैं। तो देखें, यहाँ तक लेक्चर नंबर 3 में हमने समझा था। नाउ आगे समझते हैं। तो यहाँ पे एक न्यू स्क्रिप्ट क्रिएट करते हैं। सबसे पहले प्रोजेक्ट विंडो में आएंगे। यहाँ पे जैसे मटेरियल्स क्रिएट किए थे वैसे ही न्यू स्क्रिप्ट क्रिएट करेंगे। सो राइट क्लिक करके क्रिएट में जाकर देन C# स्क्रिप्ट को सिलेक्ट करेंगे। तो देखें, प्रोजेक्ट विंडो में एक न्यू स्क्रिप्ट क्रिएट हो गई हैं। अब इस स्क्रिप्ट को रीनेम करेंगे। तो ये स्क्रिप्ट प्लेयर क्यूब के लिए क्रिएट की हैं, तो इसे रीनेम करेंगे प्लेयर स्क्रिप्ट लिख के। एंड यहाँ पे रीनेम करने में याद रहे कि इन बिटवीन स्पेस ना हो। ओके, नाउ इस स्क्रिप्ट को ओपन करेंगे। इस स्क्रिप्ट के ऊपर डबल क्लिक करेंगे और स्क्रिप्ट ओपन हो जाएगी। ये देखें, विजुअल स्टूडियो में स्क्रिप्ट ओपन हो गई हैं। बट अगर विजुअल स्टूडियो में स्क्रिप्ट ओपन नहीं होती तो यहाँ यूनिटी में आकर एडिट में जाकर फिर प्रेफरेंसेस में जाकर फिर यहाँ एक्सटर्नल टूल्स में एक्सटर्नल स्क्रिप्ट एडिटर में जाकर अब यहाँ पे विजुअल स्टूडियो को सिलेक्ट करना है, जो कि हमने ऑलरेडी कर दिया है। तो स्क्रिप्ट ओपन हो जाएगी विजुअल स्टूडियो में। नाउ देखें, स्क्रिप्ट को यहाँ पे जो क्लास नेम है प्लेयर स्क्रिप्ट, ये सेम नेम स्क्रिप्ट का नेम है। और ये प्लेयर स्क्रिप्ट मोनो बिहेवियर क्लास को इनहेरिट कर रही हैं। और ये मोनो बिहेवियर क्लास हैं और ये यूनिटी की क्लास हैं, जिसमें यूनिटी के बहुत सारे फीचर्स होते हैं। तो जो प्लेयर स्क्रिप्ट क्लास है ये मोनो बिहेवियर क्लास को इनहेरिट कर रही हैं, मीन्स उसके फीचर्स को इनहेरिट कर रही हैं। और क्लास में 2 मेथड्स हैं, नंबर 1 स्टार्ट मेथड एंड नंबर 2 अपडेट मेथड। ये इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं, मेन मेथड्स हैं। अगर आपको बेसिक प्रोग्रामिंग C# का पता है तो हर एक C# प्रोग्रामिंग में मेन मेथड्स होते हैं और एग्जीक्यूशन जो स्टार्ट होती हैं वो मेन मेथड से ही होती हैं। विदाउट मेन मेथड प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होता। तो सेम इसी तरह स्टार्ट एंड अपडेट मेथड हैं। ये भी काइंड ऑफ मेथड्स जैसे हैं। जो भी एग्जीक्यूशन स्टार्ट होती हैं वो स्टार्ट एंड अपडेट मेथड से ही होती हैं। बट अब क्वेश्चन अराइज होता है कि इन दोनों में से पहले कौन सा मेथड रन होगा, एग्जीक्यूट होगा। तो देखें, स्टार्ट नेम से पता चल रहा है और कमेंट में मेंशन भी है कि स्टार्ट मेथड पहले एग्जीक्यूट होगा और फिर अपडेट मेथड एग्जीक्यूट होगा। इसको समझने के लिए हम एग्जाम्पल से समझते हैं और स्टार्ट मेथड में वैल्यू प्रिंट करवाते हैं। ओके, सो जो बेसिक C# प्रोग्रामिंग है वहाँ पे कंसोल डॉट राइट लाइन मेथड को यूज करते हैं। बट यहाँ पे स्पेसिफिक debug डॉट लॉग मेथड को यूज करेंगे और ये मेथड कंसोल डॉट राइट लाइन मेथड जैसा ही है। इसमें भी अगर डबल कोड में वैल्यू या स्ट्रिंग लिखते हैं, सपोज टू मी लाइब्रेरी, तो ये स्ट्रिंग कंसोल विंडो में प्रिंट होती हैं।
अब यूनिटी में एक कंसोल विंडो भी होती है। अगर कंसोल विंडो यहाँ पे कहीं भी नहीं है तो विंडो में जाकर फिर जनरल और फिर कंसोल को सिलेक्ट करना है तो कंसोल विंडो आ जाएगी। अब इस कंसोल विंडो को प्रोजेक्ट में ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। अब जो यहाँ स्क्रिप्ट में debug.log में टुमी लाइब्रेरी स्ट्रिंग दी है, यही स्ट्रिंग कंसोल विंडो में प्रिंट होगी। नाउ स्क्रिप्ट को सेव करते हैं। Ctrl+S से सेव किया और फिर यूनिटी में आकर प्ले बटन पे क्लिक करेंगे तो देखें अभी कंसोल विंडो में कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ है बिकॉज अभी तक हमने स्क्रिप्ट को किसी गेम ऑब्जेक्ट पे अप्लाई ही नहीं किया है। अगर स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट करना है तो स्क्रिप्ट को किसी गेम ऑब्जेक्ट पे अप्लाई करना पड़ेगा। तो ये स्क्रिप्ट प्लेयर क्यूब के लिए क्रिएट की हैं। तो इस स्क्रिप्ट को उठाकर यहाँ प्लेयर पे ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो देखें इंस्पेक्टर विंडो में ये स्क्रिप्ट भी एक कंपोनेंट बन गई हैं। नाउ ये प्लेयर का एक कंपोनेंट बन गई हैं। ये स्क्रिप्ट एक तरह का कंपोनेंट है और इसे हम बिहेवियर कंपोनेंट कहते हैं बिकॉज इस स्क्रिप्ट कंपोनेंट से इस प्लेयर के बिहेवियर को चेंज कर सकते हैं और किसी भी गेम ऑब्जेक्ट के बिहेवियर को चेंज भी कर सकते हैं। अब अगर प्ले बटन पे क्लिक करते हैं तो कंसोल विंडो में टुमी लाइब्रेरी स्ट्रिंग प्रिंट हो गई हैं। मीन्स अब स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट हो गई और स्टार्ट मेथड एग्जीक्यूट हुआ और जो स्टार्ट मेथड में स्ट्रिंग दी वो यहाँ कंसोल में प्रिंट हुई। तो ये था स्टार्ट मेथड। अब नेक्स्ट अपडेट मेथड है। ये हर फ्रेम में एग्जीक्यूट होता है। अगर पीसी या लैपटॉप में 60 फ्रेम पर सेकेंड मिल रहे हैं तो ये अपडेट मेथड 1 सेकेंड में 60 टाइम एग्जीक्यूट होगा। और अगर सपोज पीसी या लैपटॉप अच्छा है 100 फ्रेम पर सेकेंड मिल रहे हैं तो ये अपडेट मेथड 100 टाइम एग्जीक्यूट होगा। तो अपडेट मेथड हर फ्रेम में एग्जीक्यूट होता है। इसे भी एक एग्जाम्पल से समझते हैं। तो स्ट्रिंग प्रिंट करने के लिए लिखेंगे यहाँ पे debug.log में पैरेंथेसिस में और डबल कोट में लिखेंगे दिस वन इज अपडेट मेथड और लास्ट में सेमीकॉलन देंगे। नाउ Ctrl+S से सेव करेंगे बिकॉज चेंजेस जो अब किए हैं वो यूनिटी रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगा तो इसीलिए पहले सेव करेंगे। नाउ यूनिटी में देखें और प्ले बटन पे क्लिक करें तो कंसोल विंडो में दिस वन इज अपडेट मेथड बहुत बार एग्जीक्यूट होता जा रहा है। ये देखें कंटिन्यूअस एग्जीक्यूट होता जा रहा है। नाउ यहाँ पॉज बटन पे क्लिक करेंगे सो एग्जीक्यूशन पॉज हो गई बिकॉज गेम को पॉज कर दिया है। नाउ देखें टॉप पे स्टार्ट मेथड एक बार एग्जीक्यूट हुआ और टुमी लाइब्रेरी स्ट्रिंग जो पास की थी वो प्रिंट हो गई और फिर अगेन एंड अगेन दिस वन इज अपडेट मेथड प्रिंट होता गया। वो इसीलिए बिकॉज अपडेट मेथड हर फ्रेम में एग्जीक्यूट होता है। नेक्स्ट यूनिटी में और भी बहुत सारे मेथड्स होते हैं जैसे यूनिटी का लाइफ साइकिल कहते हैं स्क्रिप्ट लाइफ साइकिल फ्लो चार्ट जिसका चार्ट यहाँ पे देखें। इस चार्ट में जो मेथड हैं ये सब इम्पोर्टेंट मेथड्स हैं। ये मेथड्स पार्टिकुलर सिचुएशन और टाइम पे एग्जीक्यूट होते हैं।
तो इसे आगे समझेंगे और जब तक इन मेथड्स को यूज नहीं करेंगे तब तक समझ नहीं पाएंगे। तो जैसे जैसे यूज करेंगे वैसे समझते जाएंगे। फिलहाल स्टार्ट एंड अपडेट मेथड को समझा है। तो स्टार्ट एंड अपडेट मेथड एग्जीक्यूट कब होते हैं ये तो हमने समझ लिया। नाउ समझते हैं कि इनको यूज कहाँ करना है। तो इसको समझने के लिए यूनिटी में आते हैं। देखें, प्लेयर क्यूब को मूव करना है। सो प्लेयर को सिलेक्ट करेंगे और ट्रांसफॉर्म कंपोनेंट में y को 1 और z को 0 करेंगे और ग्राउंड पोजीशन पे z पोजीशन को 45 कर देंगे। नाउ सीन व्यू को प्रॉपर सेट करेंगे और फिर मेन कैमरा को सिलेक्ट करेंगे और फिर गेम ऑब्जेक्ट में आकर यहां से अलाइन विथ व्यू करेंगे, बिकॉज जो सीन दिख रहा है यही सेम गेम व्यू में भी दिखें। और ये सब हमने इसीलिए किया कि प्लेयर क्यूब 0 से स्टार्ट हो। नाउ प्लेयर क्यूब को मूव करना है और जिस डायरेक्शन में मूव करना है यहाँ पे 3 एक्सिस डायरेक्शन है। तो z एक्सिस वाले डायरेक्शन में मूव करना है। तो ट्रांसफॉर्म में z पोजीशन की वैल्यू बढ़ाते जाते हैं। तो प्लेयर क्यूब मूव कर रहा है बिकॉज इसकी z पोजीशन चेंज हो रही है। तो अब इसे प्रोग्रामिंग से अचीव करना है। तो पहले z पोजीशन को 0 करते हैं। अब स्क्रिप्ट में देखें, यहां से debug.log को डिलीट करते हैं बिकॉज हमें ट्रांसफॉर्म की पोजीशन को चेंज करना है। तो इसीलिए ट्रांसफॉर्म कंपोनेंट चाहिए। तो इसीलिए स्टार्ट मेथड में ट्रांसफॉर्म डॉट पोजीशन इस प्रॉपर्टी से प्लेयर क्यूब को पोजीशन मिल जाएगी। इसको समझने के लिए प्रिंट करते हैं स्टार्ट में लिख के debug.log और फिर पैरेंथेसिस में ट्रांसफॉर्म डॉट पोजीशन और लास्ट में सेमीकोलन और फिर अब Ctrl+A से सेव करेंगे। नाउ देखें, यूनिटी में प्ले बटन पे क्लिक करते हैं तो कंसोल में प्लेयर क्यूब की पोजीशन शो हो जाती हैं। मींस 0.0 x पोजीशन है और 1.0 y पोजीशन है और 0.0 z पोजीशन है। तो यहाँ z पोजीशन प्लेयर की चेंज करनी है, उसकी वैल्यू को ऐड करना है। तो इसके लिए स्क्रिप्ट में ट्रांसफॉर्म डॉट पोजीशन इक्वल टू अगेन ट्रांसफॉर्म डॉट पोजीशन देन प्लस वैल्यू करेंगे जिस एक्सिस में ऐड करनी है, बट जस्ट z पोजीशन एक्सिस पे ऐड करनी है वैल्यू। तो इसीलिए वेक्टर 3 यूज करना है। तो इसीलिए न्यू वेक्टर 3 क्रिएट करेंगे। तो लिखेंगे न्यू वेक्टर 3। ये वेक्टर 3 यूनिटी का इनबिल्ड मेथड है जिसकी हेल्प से 3 एक्सिस पर वैल्यूज को चेंज कर सकते हैं। बिकॉज इसमें 3 पैरामीटर्स पास कर सकते हैं, x, y एंड z। सो पैरेंथेसिस में एक x पे और एक y पे और एक z पे, बट हमें जस्ट z पोजीशन एक्सिस पे वैल्यू को ऐड करना है। सो x एंड y पे 0 एंड 0 बिकॉज यहाँ पे कुछ भी ऐड नहीं करना और z पे 1 वैल्यू ऐड करेंगे और इसके साथ f लगाएंगे फ्लोट वैल्यू के लिए और लास्ट में सेमीकोलन। देन Ctrl+S से सेव करेंगे। अब यहाँ यूनिटी में गेम को
प्ले करते हैं। तो यहाँ पे Z पोजीशन में 1 वैल्यू ऐड हो गई, मीन्स पोजीशन चेंज हुई। बट एक वैल्यू से पहले Z पोजीशन 0 थी और अब 1 हो गई। अब प्लेयर की पोजीशन को हर फ्रेम में चेंज करना है, बिकॉज जिससे लगे कि प्लेयर मूव कर रहा है। तो इसीलिए स्क्रिप्ट में जाकर यहाँ से इस स्टार्ट मेथड में इस लाइन को कट करके यहाँ अपडेट मेथड में पेस्ट करेंगे, बिकॉज अपडेट ऐसा मेथड है जो हर फ्रेम में एग्जीक्यूट होता है। तो अब Ctrl+A से सेव करेंगे और फिर से यूनिटी में जाकर प्ले बटन पे क्लिक करेंगे। तो देखें प्लेयर क्यूब फास्ट मूव कर रहा है। फिर से रन करते हैं। देखें प्ले बटन पे क्लिक किया तो फिर से प्लेयर फास्ट मूव कर गया Z एक्सिस पे। अब देखें प्लेयर फास्ट मूव कर रहा है, तो वो इसीलिए कि स्क्रिप्ट में अपडेट मेथड हर फ्रेम में एग्जीक्यूट होता है और फ्रेम रेट डिपेंड करता है प्रोसेसर और ग्राफिक्स कार्ड पे। तो ज़्यादा फ्रेम रेट भी हो सकते हैं और कम फ्रेम रेट भी हो सकते हैं। मीन्स अगर 30 फ्रेम पर सेकेंड है तो प्लेयर स्लो स्पीड से मूव करेगा, बिकॉज अपडेट कम टाइम एग्जीक्यूट हुआ। बट अगर 60 फ्रेम पर सेकेंड है तो ज़्यादा फास्ट मूव करेगा, और अगर 100 फ्रेम पर सेकेंड है तो बहुत ज़्यादा फास्ट मूव करेगा। बट हमें करना ये है कि प्लेयर अलग अलग सिस्टम में अलग अलग स्पीड से मूव करें। मीन्स सिस्टम कोई भी हो, सभी में जो स्पीड हम देंगे उसी स्पीड से प्लेयर मूव करे। तो इसीलिए प्लेयर की मूवमेंट को फ्रेम रेट इंडिपेंडेंट बनाना होगा। तो इसीलिए टाइम डॉट डेल्टा टाइम की ज़रूरत होगी। तो इसीलिए यहाँ Z एक्सिस की 1 वैल्यू में मल्टीप्लाई करेंगे टाइम डॉट डेल्टा टाइम। ये यूनिटी में प्रॉपर्टी है इन बिल्ड। सो इस प्रॉपर्टी की हेल्प से प्लेयर की जो मूवमेंट है Z एक्सिस पे उसे फ्रेम रेट इंडिपेंडेंट कर रही हैं। अब Ctrl+A से सेव करते हैं, फिर यूनिटी में जाकर प्ले बटन पे क्लिक करते हैं। तो अब देखें प्लेयर क्यूब कितना स्लो मूव कर रहा है, बिकॉज फ्रेम रेट इंडिपेंडेंट कर दिया है। बट अभी भी ये स्पीड ठीक नहीं, थोड़ी स्पीड फास्ट करनी है, बिकॉज ये स्लो है। तो इसीलिए यहाँ 1 वैल्यू से 10 वैल्यू में चेंज कर देंगे और फिर Ctrl+A से सेव करेंगे और फिर यूनिटी में जाकर प्ले बटन पे क्लिक करेंगे। तो अब देखें अब प्लेयर थोड़ा फास्ट मूव कर रहा है। अब ये एक वे है प्लेयर को मूव करने का, बट ये सही वे नहीं है प्लेयर को मूव करवाने का। देखें प्लेयर को मूव करवाने का सही वे वो है जो एवरी गेम डेवलपर यूज करते हैं। मीन्स रिजिड बॉडी के कंपोनेंट को यूज करना सही वे है। तो इसीलिए अब इस कोड को डिलीट करके और रिजिड बॉडी कंपोनेंट को यूज करके प्लेयर को मूव करवाएंगे। तो इसके लिए प्लेयर गेम ऑब्जेक्ट में ऑलरेडी रिजिड बॉडी कंपोनेंट लगा हुआ है, जो कि प्लेयर को फिजिक्स के कंट्रोल में कर देता है। तो अब रिजिड बॉडी कंपोनेंट के थ्रू प्लेयर को मूव करना है, तो इसीलिए रिजिड बॉडी कंपोनेंट चाहिए। ट्रांसफॉर्म कंपोनेंट तो इजीली मिल गया था, बट अब
एक न्यू वेरिएबल क्रिएट करेंगे जो कि रिजिड बॉडी कंपोनेंट को गेट करेगा। तो वेरिएबल क्रिएट करते हैं, उसके लिए सबसे पहले एक्सिस मॉडिफायर पब्लिक, देन टाइप, तो रिजिड बॉडी कंपोनेंट है तो टाइप भी रिजिड बॉडी होगी, और फिर नेम देंगे स्मॉल में रिजिड बॉडी। तो ये एक रेफरेंस वेरिएबल क्रिएट किया है जो कि रिजिड बॉडी कंपोनेंट को गेट कर रहा है। नाउ Ctrl+A से सेव करेंगे। अब देखें प्लेयर की स्क्रिप्ट जो है, यहाँ पे जो रिजिड बॉडी लिखा है इसका मतलब है ये कंपोनेंट चाहिए। तो इस रिजिड बॉडी कंपोनेंट जो प्लेयर का कंपोनेंट है, तो यहाँ से ड्रैग करके जो वेरिएबल क्रिएट किया रिजिड बॉडी उसमें ड्रॉप कर देंगे। नेक्स्ट देखें जो रिजिड बॉडी वेरिएबल है इसके अंदर रिजिड बॉडी कंपोनेंट आ गया है। नाउ इस वेरिएबल के थ्रू रिजिड बॉडी कंपोनेंट को चेंज करेंगे, मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो अब प्लेयर को मूव करना है रिजिड बॉडी के थ्रू, तो इसके लिए यहाँ रिजिड बॉडी कंपोनेंट में आकर और जो क्वेश्चन मार्क हैं ये बटन, इस पे क्लिक करेंगे। मेक श्योर कि आपके पास इंटरनेट कनेक्शन हो। नेक्स्ट क्लिक करने के बाद ब्राउजर में रिजिड बॉडी कंपोनेंट ओपन हो जाता है। अब ये यूनिटी के मैनुअल्स हैं, इसमें रिजिड बॉडी की जो प्रॉपर्टीज हैं, फीचर्स हैं, सब कुछ डिटेल में यहाँ पे मिल जाता है। अगर आपको किसी भी कंपोनेंट को पढ़ना है तो यूनिटी के मैनुअल से, यूनिटी के डॉक्यूमेंटेशन से पढ़ सकते हैं, बट अभी के लिए स्क्रिप्ट चाहिए। तो ये लिखा हुआ है स्विच्ड स्क्रिप्टिंग, इस पे क्लिक करेंगे तो रिजिड बॉडी का स्क्रिप्टिंग वर्जन ओपन हो गया। अब नेक्स्ट यहाँ पे रिजिड बॉडी की प्रॉपर्टीज हैं और मेथड्स भी हैं, बट हमें चाहिए रिजिड बॉडी का एड फोर्स मेथड, बिकॉज ये एड्स अ फोर्स टू द रिजिड बॉडी करता है, मीन्स रिजिड बॉडी को फोर्स ऐड करता है जो कि इन रिटर्न गेम ऑब्जेक्ट को फोर्स अप्लाई करते हैं। तो यहाँ स्क्रिप्ट में आकर अपडेट मेथड में जो रिजिड बॉडी वेरिएबल क्रिएट किया है उसे टाइप करेंगे रिजिड बॉडी और फिर डॉट लगाएंगे। अब यहाँ पे देखें बहुत सारे मेथड्स हैं रिजिड बॉडी के, मुझे अभी एड फोर्स मेथड चाहिए तो इस पे क्लिक करेंगे और अगेन पेरेंथेसिस में 3 वैल्यू पास करनी है। प्लेयर को जेड एक्सिस में मूव करवाना है, मीन्स जेड एक्सिस पे फोर्स अप्लाई करनी है। तो इसीलिए पेरेंथेसिस में x को 0, y को 0 एंड अब z पर फोर्स अप्लाई करना है। सपोज 1000 अप्लाई करते हैं और फिर f लिखेंगे बिकॉज ये फ्लोट वैल्यू लेता है। अब नेक्स्ट इसे मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई टाइम डॉट डेल्टा टाइम से, बिकॉज फ्रेम रेट इंडिपेंडेंट हो, और लास्ट में सेमीकोलन, और फिर Ctrl+A से सेव किया। अब देखें यूनिटी में प्ले बटन को क्लिक करते हैं तो प्लेयर क्यूब आगे की तरफ मूव हो रहा है, बट ये साथ ही साथ रोटेट भी कर रहा है बिकॉज प्लेयर क्यूब और ग्राउंड के बिटवीन फ्रिक्शन हो रहा है रिजिड बॉडी की वजह से, और हमें ये फ्रिक्शन नहीं चाहिए। तो इसीलिए न्यू मटेरियल क्रिएट करेंगे, बट फिजिक्स टाइप मटेरियल। तो प्रोजेक्ट विंडो में
राइट क्लिक करेंगे और क्रिएट में जाकर और फिर चूज करना है फिजिक्स मटेरियल। तो सिलेक्ट किया तो देखें न्यू फिजिक्स मटेरियल क्रिएट हो गया है। अब रीनेम करते हैं फ्रिक्शन लेस लिख के और रीनेम में कोई स्पेस ना हो और फिर इंटर करते हैं। अब फिजिक्स मटेरियल की कुछ प्रॉपर्टीज है, एग्जाम्पल डायनामिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन etc, ये सब नहीं चाहिए हमें, तो सबको 0 असाइन कर देंगे। अब ये फिजिक्स मटेरियल फ्रिक्शन लेस मटेरियल बन गया है। नेक्स्ट फ्रिक्शन लेस मटेरियल को ग्राउंड पे ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। अब ग्राउंड के ऊपर क्लिक करेंगे तो उसके बॉक्स कोलाइडर में जो मटेरियल है उस मटेरियल के ऊपर जो मटेरियल क्रिएट किया था ये फ्रिक्शन लेस मटेरियल ये अप्लाई हो जाता है। बट ये बॉक्स कोलाइडर पे ही अप्लाई क्यों हुआ? बिकॉज जो कोलिजन होता है वो कोलाइडर के बिटवीन होता है, ना के मॉडल्स के बिटवीन में। ये आपको मैंने पहले ही समझा दिया है। अब इसीलिए फिजिक्स मटेरियल अप्लाई करना पड़ेगा और कोलाइडर को अप्लाई करना है। अब प्ले बटन पे क्लिक करते हैं तो देखें प्लेयर क्यूब स्मूथली मूव कर रहा है विदाउट रोटेशन। सो व्यूवर्स, आज के लिए इतना ही ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे कैसे यूजर से इनपुट लेते हैं और कैसे प्लेयर को राइट एंड लेफ्ट की तरह मूव करवाते हैं विद द हेल्प ऑफ गेम प्रोग्रामिंग। सो दैट्स ऑल व्यूअर्स, प्लीज शेयर, support and subscribe to my channel for more updates. Thank you.